दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का दोस्तों यह मेरा 10वां वीडियो है। अगर आप शुरू वाला 9 वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों आज यह 10वां वीडियो जो कि आपका काफ़ी शानदार वीडियो है दोस्तों। इसमें हम वही सब प्रश्न आपको सिलेक्ट करके लाते हैं दोस्तों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों इस सीरीज का वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 मार्क्स आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस अपना कर सकें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न से आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न को आपको काफ़ी शानदार तरह से समझाया गया है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है। दोस्तों यहाँ पे दशमिक संख्या यानी कि डेसिमल नंबर 25 दिया हुआ है, इसको जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि बाइनरी में कन्वर्ट करके कितना आएगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक सही आंसर बताना है। तो दोस्तों आपको हम पहले भी आपको बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए बताए थे दोस्तों, आपको फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। देखिए 25 का निकालना है तो दोस्तों इस तरह से आपको 25 लिख लेना है, इसके बाद इस तरह से लाइन खींचना है और 2 से भागा लगाना है दोस्तों, ठीक है। 2 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले भागा पूरा लगाना है तो कितना मतलब टाइम्स मिलेगा, 12 मतलब यानी 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा दोस्तों वहाँ पे इसका बगल में लिखना है, ठीक है। जो शेषफल बचेगा यहाँ पे लिखते जाना है। तो फिर 2 से भागा लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 2 ही से भागा लगता है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना 6 टाइम्स में कटेगा। अबरी शेषफल बचेगा नहीं, इस बार शेषफल नहीं बचेगा तो इसलिए 0 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करिएगा दोस्तों तो कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में शेषफल बचेगा नहीं तो 0, ठीक है। फिर 2 में लगाइए, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे शेषफल यहाँ पे करने का मतलब 1 टाइम्स में कटेगा और शेषफल कितना 1, ठीक है। तो दोस्तों यही मेरा यहीं तक करना था, ठीक है। अब इसके बाद है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर इसको लिख देना है। तो कितना है 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। इसी को अगर आप और बेस में जो होता है 2, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए दोस्तों, आपको 2 से डिवाइड करते जाना है और जो शेषफल आएगा उसको इसको बगल में लिखना है, ठीक है। और जितना टाइम्स में लगेगा वह यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो देखिए 2 से लगाएं तो 12 टाइम्स में कटा और शेषफल 1 बचा तो यहाँ पे लिख लें। 2 से फिर लगाएं तो 6 टाइम्स में कटा, शेषफल नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख लें, ठीक है। इसी तरह से लगाना है और इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों बाइनरी का हमेशा आप याद रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा, ठीक है, तभी आपका सही होगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर लिख देंगे तो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपके प्रत्येक साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर आप इसे समझ कर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर कौन बताए, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश जो है यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ध्वनि जो होता है दोस्तों, ध्वनि जो होता है वह यांत्रिक तरंग होता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में करें कि लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लैब को जो है बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है परावैंगिक किरण का, अवरक्त तरंग का, एक्स किरण का, यानी में से कोई नहीं। तो दोस्तों लैब को जो है बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह परावैंगिक किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे अल्फा किरणों के, बीटा किरणों के, गामा किरणों के या कैथोड किरणों के। तो दोस्तों एक्स किरणें का जो गुण है वह गामा किरणों के जैसा है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पाँचवा नंबर में कह रहा है कि कुंडली में अपनी धारा के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों कुंडली में जो है अपने धारा के कारण ही जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चुंबकीय, कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं यानी सेल्फ इंडक्शन,
या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने धारा के कारण ही जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरण कहते हैं, यानी सेल्फ इंडक्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा नंबर। छठा में करें कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध है। दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा जो होते हैं दोनों में रिलेशन जो होता है दोस्तों, इनमें जो सही संबंध होता है वह क्या होता है, वह E=mc² होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर प्रश्न में करें कि इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी दोस्तों कौन सा है जो है आवेश, यानी उस पर जो है कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑल ए ऑप्शन दे रहा है अल्फा कण, बी में दे रहा है बीटा कण, सी ऑप्शन दे रहा है फोटोन और डी में दे रहा है प्रोटॉन। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि अल्फा पर जो होता है पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और बीटा पर कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और प्रोटॉन पर भी जो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन फोटोन जो है दोस्तों यह न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है फोटोन जो होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। आप अगर ये सभी नहीं जानते होंगे तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, कि अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है और बीटा कण जो होता है नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, आवेश रहित कौन हो गया फोटोन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मेरा आठवां नंबर। आठवां नंबर प्रश्न में करें कि प्लांक नियतांक का मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों प्लांक नियतांक का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वह 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, जूल सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस वैल्यू को याद रखना है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों अगर मेरा और भी फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो, वो सभी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको उस चैप्टर में आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप उसे वीडियो को जरूर देखिए। और दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं नौवां नंबर प्रश्न। नौवां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है। दोस्तों फोटो सेल जो आधारित होता है वो किस पर है, विद्युत प्रभाव पर, बी ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, सी ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और डी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो दोस्तों फोटो सेल जो आधारित होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दसवां नंबर। दसवां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, यानी दोस्तों एटॉमिक नंबर जो है समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो सबका अलग अलग है तो कहलाता है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक्स या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर परमाणु संख्या समान रहेगा ना और उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा तो उसे जो है समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, यानी आइसोटोप्स। ठीक है, ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और समभारिक कब कहते हैं दोस्तों, कि जब परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह समान रहेगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा तो उसको समभारिक कहते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। दोस्तों वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है कही जाती है फोटोग्राफी, प्रकाशिमिति या प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कोई मेटल है, ठीक है दोस्तों, इस पर अगर लाइट आता है, ठीक है, लाइट पड़ता है तो इससे जो है इसका सतह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इमिटिएट यानी बाहर उत्सर्जित होने लगता है। तो इस घटना को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक हमारे जीटीएम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। और दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया, रदरफोर्ड ने,
ओम ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो व्याख्या किया है वह क्वांटम सिद्धांत पर आइंस्टीन ने किया है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया है क्वांटम सिद्धांत पर, आइंस्टीन ने। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है, यानी सबसे लघु कहने का मतलब सबसे कम किसका होगा, ठीक है, किसका सबसे कम वेवलेंथ जो होगा किसका होगा, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ठीक है, माइक्रो तरंग का, परावैज्ञानिक तरंग का, या एक्स किरण का, या गामा किरण का। तो दोस्तों गामा किरण का जो होता है वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रगामी तरंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है दोस्तों अनुप्रस्थ होता है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनुप्रस्थ, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्ग मान का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे कि IRMS बराबर जो होता है वो क्या होता है, आई नोट बटा के √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है शिखर मान कहते हैं और इसको जो है वर्गमूल औसत वर्ग मान कहते हैं। तो देखिए पहले शिखर मान को रखना है, उसके बाद वर्गमूल औसत वर्ग मान को रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नोट बटा के IRMS बराबर जो हो जाएगा, देखिए इसको बराबर को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर √2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको सही जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिखर मान पहले रख रहा था दोस्तों, तो पहले रखे उसके बाद हम RMS वैल्यू को रखें तो इसका जो आ रहा है वह √2 आ रहा है, ठीक है, यानी मेरा बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरा अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों क्या काम करता है कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन आपको ट्रांसफार्मर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेप डाउन का जो कंडीशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो देखिए इस तरह से मेरा जो है उसका ट्रांसफार्मर का कॉइल है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल जो होता है दोस्तों और एक सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वायर का जो मेरा रोटेशन होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मेरा प्राइमरी कॉइल जो होता है वह ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी NP जो होगा वह ज़्यादा होगा NS से, ठीक है, तब जो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही दोस्तों अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिससे कि वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो वोल्टेज इंक्रीज होता है दोस्तों तो वहाँ पे सेकेंडरी वाला जो होता है वह ज़्यादा होता है, ठीक है, प्राइमरी की अपेक्षा में, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा और स्टेप डाउन में प्राइमरी वाला ज़्यादा होगा सेकेंडरी के अपेक्षा में, ठीक है, जिससे जो है वोल्टेज कम होगा, यानी ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, आपको याद रखना है दोनों को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कंडीशन जो है दोस्तों यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में करें कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेंज का नियम जो है किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो ऊर्जा से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है। दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल होता है दोस्तों वह कैसा हो, किस कारण से होता है, परावर्तन के कारण से होता है, अपवर्तन के कारण से होता है, यानी छितराव यानी स्कैटरिंग के कारण से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छितराव के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का जो रंग होता है वह लाल प्रतीत होता है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। दोस्तों निम्नलिखित में जो कौन है जो सही संबंध है, तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे कि म्यू इक्वल टू जो होता है 1/के साइन सी होता है, ठीक है, साइन सी, जहाँ पे म्यू जो है दोस्तों यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक, और सी जो है दोस्तों यह जो है क्रिटिकल एंगल है, दोनों में रिलेशन जो होता है यही रिलेशन होता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न
नंबर प्रश्न में करें कि वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है या ओम पर मीटर होता है। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे, आर बराबर जो होता है रो एल वाई की ए होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा रो का निकालना है। ठीक है, तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, मेरा आर ए बटा के एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आप जानते होंगे कि मेरा आर का जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है, यानी रेजिस्टेंस का ओम हो गया, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और बटा में लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर 21 में करें कि पतले प्रिज्म में, दोस्तों पतले प्रिज्म में जो होता है वह मिनिमम डिविएशन के लिए जो रिलेशन होता है दोस्तों वह क्या होता है, μ-1 × A होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी पतले प्रिज्म में जो मिनिमम डिविएशन का जो रिलेशन होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसमें जो है पूछा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा बनता है, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा या सीधा और छोटा। तो दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है उल्टा और बड़ा बनता है, यानी जो है आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी आपको याद रखना है दोस्तों कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है और बड़ा यानी वस्तु से बड़ा होता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर प्रश्न में करेक्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा तो दोस्तों कितना होता है, m1 × m2 होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अभिदृश्यक और नेत्रिका का जो आवर्धन क्षमता m1 m2 दिया हुआ है तो इसका आवर्धन क्षमता जो होता है वह दोनों को गुना करने पर आ जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्षमता यानी पावर जो दिया हुआ है वह 2 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फोकस दूरी बताना है। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे P = 1/f होता है, जहाँ f जो होता है दोस्तों मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का रिलेशन जो होता है वो 100/f होता है, जहाँ पे f जो है दोस्तों सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही वाला मेरा फार्मूला यूज करना है। तो देखिए आपको P कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है और यहाँ पे 100/f हो गया। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह के f बराबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 100/2। तो यहाँ से कटेगा तब 50 टाइम्स में कटेगा, यानी 50 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई, दोस्तों स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वह क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि यानी स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वह क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह बढ़ती है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, वह फ्रिंज की चौड़ाई जो बराबर जो होता है वह λ/2d होता है। ठीक है, यानी कि यह मेरा जो है दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई और स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी का जो होता है। ठीक है, तो अगर आप डी को इंक्रीज करिएगा तो यह बी भी बढ़ेगा, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया, बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो दोस्तों
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।